हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके भंडार। आज हम फिर कक्षा 11 और कक्षा 12 की किताब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका चौथा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो को देखने से वंचित नहीं रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका समय व्यर्थ न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल का गद्य साहित्य। आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, बाकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आदिकाल के साहित्य में गद्य रचना बहुत लिखी जाती थी, किंतु कुछ कवियों ने गद्य, पद्य, चंपू काव्य साहित्य लिखकर साहित्य के खजाने को अद्भुत रत्न प्रदान किए हैं। इनमें प्रमुख रोड़ा नामक कविकृत, राउलवेल, यह गद्य और पद्य का मिश्रित रूप चंपू रचना है। दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकार गद्य की कृतियाँ हैं। राउलवेल, इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। इसमें राउल नामक नायिका के नक्शिक वर्णन का प्रसंग है। पहले सौंदर्य का पद्य में वर्णन किया गया, बाद में गद्य में इसे वर्णित किया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसी काल में हिंदी में नक्शिक श्रृंगार आरंभ होता है। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग होता है। यह हुआ है। आगे हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराज गोविंद चंद का शासनकाल 12वीं शताब्दी में रहा था। इनके सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें व्यक्ति, गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। हिंदी व्याकरण पर भी इस समय ध्यान दिया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, इस ग्रंथ का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमारी चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ। यह 14वीं शताब्दी की रचना है। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि हैं। इनकी भाषा अलंकारिक एवं कवित्वपूर्ण है। नायिका का वर्णन भी तत्सम शब्दावली में किया है। उज्ज्वल, कोमल, लोहित सम, संतुल, सालंकार, पंचगुण, संपूर्ण चरण, इस प्रकार हिंदी गद्य की ये प्रमुख कृतियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तब से गद्य रचना का प्रवाह अखंड रूप से प्रभावित हो रहा है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्तियाँ उसके उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। उस समय की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल के साहित्य की क्या विशेषता रही है। आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल रहा है और भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीर रस व श्रृंगार रस से युक्त रहा। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय का काल था, किंतु अपभ्रंश में भी धीरे धीरे अहट या पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था, जिसके कारण यह परिनिष्ठित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का स्वरूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ अपना रूप लिए हुए थी। अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण करते हैं तो अनेक प्रवृत्तियाँ सामने आती हैं। उनमें से पहली प्रवृत्ति है वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन था, जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता, साहस, शौर्य एवं परंपरा को अतिरंजित बनाकर यानी अतिशोक्तिपूर्ण बनाकर प्रस्तुत करते थे। युद्धों का सजीव चित्रण किया जा रहा था। इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य या साम्राज्य विस्तार की लालसा रहती थी। राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का विस्तार करना था।
आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण उनकी प्रशंसा को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित करते थे। इस काल का रासो साहित्य इसका प्रमाण है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को इस काल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को नाम वीर गाथा काल रखा है। ठीक है, युद्धों का वर्णन आदिकालीन साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान ज़्यादा रखता था, जिसके कारण आए दिन युद्ध के बगुल बज उठते थे। तत्कालीन कवियों ने काव्यों में युद्धों का सजीव वर्णन करके जन समूहों में एक चेतना प्रकट की और कहा, युद्ध यदि आवश्यक है तो करना चाहिए। युद्ध यदि आवश्यक है तो करना चाहिए। युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश एवं उत्साह भर देते थे। संकुचित राष्ट्रीयता आदिकाल के चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति तथा प्रशंसा इस प्रकार की गई कि देशद्रोही जयचंद का भी गुणानुवाद कर दिया। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश भट्ट केदारकृत तथा जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कविकृत नामक ग्रंथ लिखे। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी, जिसे वह अपना मानते थे। संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं समझा गया। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन कोरी ने परास्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक भाषा साहित्य। ठीक है, 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। इस समय के सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने लोक भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिससे कर्मकांड, आडंबर और ब्राह्मण मत का विरोधी स्वर उभर कर आया और जनता में नई चेतना जागृत हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक संसूचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। इस समय की साहित्यिक रचनाओं से ज्ञात होता है कि कवि वीर रस और श्रृंगार रस को साथ साथ लिख रहे थे। इस समय के कई युद्ध साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की लालसा में भी लड़े गए थे। रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में राव हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। हमीर रासो और खुमान रासो में भी वीर रस के साथ श्रृंगार रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। पृथ्वीराज रासो में भी नारी सौंदर्य का चित्रण है। बिसल देव रासो में तो विप्रलभ श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका वीर रस की कृति हैं, तो विद्यापति पदावली में अद्भुत नारी सौंदर्य की छटा दिखाई देती है। अगला है ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। राजाश्रित कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते थे, प्रकट नहीं। इसीलिए उनके कवित्व के प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थमय जीवन निर्वाह का उद्देश्य रहता था। राजा को कल्पना लोक में विचरण कराते रहते और वास्तविकता से दूर रखते थे। अतिशयोक्ति युक्त वर्णन करके आश्रयदाता को प्रसन्न करते थे। यही इन कवियों का उद्देश्य था। अगला है प्रबंध एवं मुक्तक गीत। आदिकालीन काव्य दो रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध काव्य, जो चरित काव्य के रूप में चित्रित होते हैं, जैसे जैन साहित्य में चरित काव्यों की परंपरा रही है, तथा प्रबंध काव्य की वीर गाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो। दूसरा मुक्तक गीतिकाव्य काव्य बिसल देव रासो वर्णित हैं। अगला है
डिंगल भाषा युक्त काव्य। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल इसी डिंगल भाषा में रचित रासो साहित्य के कारण कहा है। इसी काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल भाषा का साहित्य है। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में सिद्धाचार्यों मतलब सिद्धों की वाणी, जैनाचार्यों के चरित काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर एवं श्रृंगार रस से युक्त प्रबंध एवं मुक्त गीति काव्य, अपभ्रंश, अवहट एवं डिंगल भाषा में रचित काव्य हैं। इसमें दोहा, सोरठा, छंद का बाहुल्य है, जिसका उद्देश्य लोक चेतना, लोकरंजन एवं लोकोन्मुख रहा है, जिसमें फागु, चरचरी, खुसरो की पहेलियाँ आदि तथा रासो काव्यों में युद्धों का चित्रण तथा श्रृंगार रस, संयोग वियोग, विशेष रूप से विप्रलंब, बीसल देव रासों एवं संदेश रासों में देखने को मिलता है। छंदों में दोहा और सोरठा के साथ छपई, अरीला, उलाला का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश। आदिकालीन साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियां साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी। यह सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है। उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि साहित्यकार उसी युगीन परिवेश को अपने काव्य में उतारता है। इस समय का धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात विदेशी शक्तियों के आक्रमण ने हिंदू संस्कृति को झकझोर दिया। इस कारण समाज जातिवाद, धर्मवाद और विभिन्न मत मतांतरों से समाज बट गया था। क्षत्रियों में वीरता एवं बलिदान की प्रतिस्पर्धाएं हो रही थी। उसका प्रभाव समाज की मर्यादा पर भी पड़ रहा था। नारियां युवावस्था में ही विधवा होती जा रही थी। पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी। ठीक है दोस्तों, पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी। नारियां भी मरण को वरण करने के लिए तैयार रहती थी, इसीलिए पति की मृत्यु के बाद जौहर कर लेती थी। नारी केवल भोग्य समझी जाती थी, इसीलिए राजाओं में बहुविवाह परंपरा पनप चुकी थी। इस समय बार बार युद्ध होने के कारण जन धन की हानि होती थी, जिससे आर्थिक दशा खराब होने के कारण समाज के लिए घातक थी। जनता असहाय, पीड़ित एवं दुखी रहती थी। धर्म के नाम पर आडंबरों और पाखंडों का बोलबाला हो गया था। बौद्ध धर्म भी हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान आदि विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होकर कर्मकांडों से युक्त हो गया। जैन संप्रदाय भी वाम मार्गी उपासना पद्धति से दूर नहीं रह सका। वैष्णव धर्म में भी अनेक संप्रदायों ने अपनी जगह बना ली और शिव, शाक्त आदि योगिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर समाज को भ्रमित कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए धर्म में अत्यधिक वितंडावाद का बोलबाला था। अशिक्षित जनता उनके जाल में फंस जाती थी। दूसरी तरफ इस्लामी शक्तियां आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर एवं मूर्तियों को ध्वस्त कर रही थी, जिससे हिंदू जनता में ईश्वर के नाम से विश्वास उठ गया था। इसी समय दक्षिण के संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि अपने दार्शनिक मतों के द्वारा आस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में सिद्धाचार्यों ने अपना धार्मिक दर्शन भी व्यक्त किया। यह अंतर्संघर्ष का समय था। इस समय भाषा में भी संक्रांति काल चल रहा था। अपभ्रंश के स्थान पर परिनिष्ठित अपभ्रंश, जो संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण तत्सम शब्दावली युक्त बन रही थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल संस्कृत साहित्य के लिए अनुपम योगदान का काल रहा। इस युग में साहित्यकार दंडी, राजशेखर, भवभूति, कल्हण, जयदेव, कुंतल एवं सोमदेव जैसे संस्कृत के आचार्य थे, जिनका प्रभाव काव्य, कला एवं भाषा की दृष्टि से तत्कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों पर भी पड़ रहा था। इस समय हिंदी भाषा की एक उपभाषा
राजस्थानी में चारण एवं भाट कवियों ने रासो काव्य लिखना प्रारंभ किया। रासों में ओज गुण वीर रस युक्त शब्दावली होने के कारण यह जनप्रिय बन गई। रासों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगारिक भावों का भी स्थान मिला है। रासो इस युग का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। इस प्रकार हिंदी भाषा के क्षेत्र में राजस्थानी, डिंगल, तत्सम शब्दावली, संस्कृत शब्द एवं इस्लामी संपर्क होने के कारण अरबी, फारसी व तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा। हिंदी में अमीर खुसरो की पहेलियों में इनका प्रयोग देखने को मिलता है। अतः आदिकाल में आपसी राज्यों का अतः संघर्ष, धार्मिक मत मतांतरों का संघर्ष तथा भाषा भी संक्रमणता से युक्त रही तथा इस संघर्ष के काल में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां इस युग की विशेषताएं बनकर रही। आगे आता है उपसंहार। हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ से लेकर अंत तक विविधताओं से युक्त है। यह हिंदी साहित्य की बुनियाद है। इस काल की भाषा से लेकर काव्य सौंदर्य तक ने परिवर्ती काल के साहित्यकारों को प्रभावित किया। वीर और श्रृंगार रस की अद्भुत छटा है। वीर रस का ओजस्वी गुण तो इतना अद्वितीय रहा कि परवर्ती काल के कवियों में मात्र भूषण में जाकर दिखाई दिया। विद्यापति की पदावली भक्ति काव्य है या श्रृंगारिक, इसका निर्णय तो अभी तक अनिर्णित है। खुसरो की पहेलियाँ इसके बाद के साहित्य में दिखाई नहीं देती। ढोला मारू का प्रेमाख्यान सूफी कवियों में परिलक्षित होता है। सिद्धाचार्यों व नाथ संप्रदाय की योग साधना कबीर में तथा अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत के मर्म को सूर तुलसी ने आत्मसात किया तो मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया। आदिकाल के राष्ट्र प्रेम को भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद एवं निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया तो अपभ्रंशकालीन बौद्ध मत से प्रभावित महादेवी वर्मा के काव्य में करुणा की धारा प्रवाहित हुई। अतः आदिकाल अनेक गुणों से युक्त था। उसकी प्रवृत्तियां अन्य कालों में भी विभक्त रूप से उसकी प्रवृत्तियां अन्य कालों में विकसित रूप से परिलक्षित होती हैं। आगे अभ्यास प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आदिकाल हमारा समाप्त हो चुका है। आदिकाल समाप्त। ठीक है दोस्तों, आज आदिकाल समाप्त हो गया है और कल जो है हम भक्ति काल को शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रश्न हैं। संस्कृत भाषा से सबसे पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई? और दूसरा प्रश्न है अपभ्रंश किस भाषा से निकली हुई भाषाएं? संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत भाषा से निकली है भाषा। ठीक है, अपभ्रंश को अवहट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो पहला प्रश्न है जिसमें संस्कृत भाषा से सबसे पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो पाली। ठीक है, उसके बाद पहली भाषा किस समय थी? नहीं, पाली भाषा किस समय थी? ठीक है, तो पाली भाषा अपने जो 5 ईसा पूर्व 500 से पहली शताब्दी तक पाली भाषा थी। ठीक है, उसके बाद में वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। कितने? 6 वेदांग हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तो न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? न्याय दर्शन के महर्षि गौतम होने चाहिए उसके रचयिता। ठीक है, उसके बाद में राहुल सांस्कृत्य ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांस्कृत्य ने अपन ने पढ़ा था कि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से अपने जो है आज ख़त्म हो गया है आदिकाल। बाकी का जो भी हैं बच रहे हैं उनको अगले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप
हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको भक्ति काल के नेक्स्ट वीडियो में।